हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और दिवाली को खूब एंजॉय किए होंगे। तो आपकी दिवाली समाप्त हो गई है, अब आपको करनी है पढ़ाई। तो आप जैसे आपकी पहले क्लासेस चलती थी वैसे ही क्लासेस चलने वाली थी। सिर्फ कल हमने क्लासेस को आपके ऑफ रखा था क्योंकि कल थी दिवाली और सब लोग थे दिवाली में बिजी। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है न्यूट्रिशन साइंस पर। और न्यूट्रिशन साइंस में हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं मिनरल्स के बारे में। काफ़ी मिनरल्स के बारे में हमने चर्चा कर लिया है, जो कुछ बचे हैं आज हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारी मिनरल की आखिरी क्लास होगी और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ से बहुत थोड़े थोड़े ही आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं, लेकिन आपको ध्यान जरूर रखने हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे फ्लोरीन के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्लोरीन होता है इसको दुधारू तलवार की संज्ञा दी गई है। तो फ्लोरीन को किसकी संज्ञा दी गई है? फ्लोरीन को दी गई है दुधारू तलवार की संज्ञा। जल में 1 से 2 ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन फ्लोरीन की मात्रा ही हमारे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त होती है। अगर फ्लोरीन की अधिकता हो जाती है तो भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। अगर फ्लोरीन की कमी हो गई है तो भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। और ये जो हमारे फ्लोरीन होते हैं, इनकी कमी या अधिकता अगर कुछ भी होता है आपके शरीर में, अगर मान लीजिए आपके शरीर में फ्लोरीन की कमी हो गई है या आपके शरीर में फ्लोरीन की अधिकता हो गई, तो आपको कौन सा रोग होगा? तो आपको हो जाएगा फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। मतलब हमने देखा कि क्या देखा, यहाँ पे हमने सिर्फ 3 पॉइंट देखा। पहला क्या कि फ्लोरीन को दुधारू तलवार की संज्ञा दी गई है। दूसरा हमने देखा कि जल में आपके शरीर के लिए जो फ्लोरीन की मात्रा होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो 1 से 2 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फ्लोरीन की अगर कमी होती है या अधिकता होती है तो कौन सा रोग होता है? तो हो जाता है फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे शरीर में फ्लोरीन की अधिकता होती है उससे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो हो जाता है डेंटल फ्लोरोसिस। इसमें क्या होता है? इसमें आपके दांत खराब हो जाते हैं और इसकी मात्रा 3 से 4 ppm होती है। तो अगर शरीर में 3 से 4 ppm मात्रा है तो आप क्या होगा? तो डेंटल फ्लोरोसिस होगा। और अगर 9 से 10 ppm तक है तो क्या होगा? तो कंकाल फ्लोरोसिस हो जाएगा। कंकाल फ्लोरोसिस का क्या मतलब होता है कि अस्थियां सख्त हो जाएंगी और पत्थर की तरह कठोर हो जाएंगी। तो फ्लोरीन की अधिकता से 2 रोग होते हैं, एक तो हो जाता है डेंटल फ्लोरोसिस और दूसरा हो जाता है कंकाल फ्लोरोसिस। ये 2 पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। आगे क्या आ जाता है? ये आपको सिर्फ यही इतना बातें आपको फ्लोरीन के बारे में ध्यान रखनी है। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है क्योंकि ये सिर्फ आपके दांतों और अस्थियों से संबंधित होता है। यहाँ से बस यही इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके शरीर में मतलब कि जल में कितनी मात्रा होनी चाहिए जिससे आपके शरीर के लिए वो लाभकारी हो, हानिकारक नहीं होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 1 से 2 ppm से ना कम होना चाहिए और ना ही अधिक होना चाहिए। अगर इससे कम होता है या अधिक होता है तो कौन सा रोग हो जाता है? तो हो जाता है फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। अगला आ जाता है आपका तांबा। अब हम पढ़ेंगे तांबा के बारे में, मतलब हमें आप क्या देखना है? कॉपर के बारे में। बस इसमें से थोड़े थोड़े पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ज़्यादा इसमें से नहीं याद रखना है। तो आपका जो कॉपर है वो आ जाता है। इसका क्या है कि शरीर के सभी ऊतकों में बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। अगर कोई भी मिनरल है जिसकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत ही कम आवश्यकता होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको लेंगे नहीं। अगर ना के बराबर है तब भी हमें उसे लेना है क्योंकि मिनरल की बहुत कम ही आवश्यकता होती है लेकिन वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसमें से जो तांबा है आपका, या आपके शरीर के सभी ऊतकों में बहुत ही अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। एक प्रौढ़ में लगभग 100 से 500 मिलीग्राम तांबे की उपस्थिति होती है। एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में कितना तांबा होता है? तो 100 से 500 ग्राम जो है मिलीग्राम तांबा उपस्थित होता है। रक्त में उपस्थित तांबा प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन के रूप में लाल रक्त कणिकाओं में रहता है और जो सेरुलोप्लाज्मिन होता है
ये आपके प्लाज्मा में होता है। तो आपको यहाँ से क्या-क्या ध्यान रखना है कि एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में कितना मिलीग्राम जो है आपका कॉपर होता है। तो एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में 100 से 500 मिलीग्राम कॉपर होता है। जो आपका कॉपर होता है वो रक्त में उपस्थित प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, तो वो बनाता है हीमोग्लोबिन। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है आपके एग्जाम के लिए, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और लाल रक्त कणियाँ और कहाँ रहता है, लाल रक्त कणिकाओं में रहता है। लेकिन जो ये रक्त प्लाज्मा में जो रहता है, आपके प्लाज्मा में जो रहता है वो क्या रहता है, वो सेरुलोप्लाज्मिन के नाम से रहता है। ठीक, सेरुलोप्लाज्मिन के रूप में रहता है। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। और पर डे कितनी आवश्यकता होती है, तो पर डे 2 mg पर डे इसकी आवश्यकता होती है। ये 3-4 पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। अगला आ जाता है अब आपका तांबे का कार्य। तांबे का क्या कार्य होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, लोहे के अवशोषण तथा चयापचय में सहायक होता है। जो आपका कॉपर होता है या लोहे के, आपके शरीर में जो भी लोहा होता है, तो शरीर में लोहे के अवशोषण तथा चयापचय में यह सहायक होता है। अगला कार्य क्या आ जाता है, अगला कार्य आ जाता है हीमोग्लोबिन के निर्माण में विशेष रूप से सहायक होता है। किसमें किसमें सहायक होता है, एक तो आपका लोहे के अवशोषण में सहायक होता है, दूसरा यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी सहायक होता है। फैटी एसिड के अवशोषण में भी यह सहायक होता है। विटामिन सी के ऑक्सीकरण की क्रिया में सहायक होता है। आपका ये जो कॉपर होता है यह आपके शरीर की विभिन्न क्रियाओं में भी भाग लेता है। और क्या आ जाता है, यह टायरोसिन अमीनो एसिड को मेलानिन रंग कण में ऑक्सीकृत करता है। तो मेलानिन रंग कण में जो आपका टायरोसिन होता है, टायरोसिन जो है अमीनो एसिड को, मतलब यहाँ से आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो टायरोसिन होता है, टायरोसिन अमीनो एसिड को मेलानिन रंग कण में ऑक्सीकृत करता है। फिर नाड़ी संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने देखा होगा जितना भी आपके मिनरल्स होते हैं ये आपके नाड़ी संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जितने भी मिनरल आपने पढ़े सब के कार्यों में आपने पढ़ा, चाहे कोई वो अहम भूमिका निभाता है चाहे कोई कम भागीदारी निभाता है, लेकिन ये हर तरह से हर मिनरल जो होते हैं आपके नाड़ी संस्थान में भाग लेते हैं। तो ये थे हमारे कॉपर के कार्य। अब देखते हैं कॉपर की अगर कमी हो जाती है, तांबे की कमी का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले जब हमने देखा कि यह लोहे के अवशोषण में सहायक होता है, कार्य करता है। तो अगर कॉपर की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपके लोहे के अवशोषण में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। आपको अगर किसी भी जो आपके खनिज लवण है, किसी भी मिनरल्स का अगर कार्य याद है, तो अगर आपको उसकी कमी ध्यान रखना है तो बस अगर जो है आपसे पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे हो गया। अब देखिए अगर ये जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है उसमें सहायता करता है, तो अगर जो है कॉपर की कमी हो गई है तो वो भी तो बाधित होगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण भी तो बाधित होगा। तो ये एक प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसके कार्य होते हैं अगर कमी हो जाएगी कि तो इसके सारे कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अगला क्या आ जाएगा, मेलानिन का निर्माण बाधित हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था इसके कार्यों में कि टायरोसिन एमिनो एसिड को क्या करता है, मेलानिन रंग कण में ऑक्सीकृत कर देता है। तो क्या हो जाएगा, मेलानिन का निर्माण भी बाधित हो जाएगा। अगला क्या आ जाता है, संयोजी ऊतकों का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। अगर कॉपर की कमी हो गई है तो क्या होगा, एक तो आपके लोहे का अवशोषण नहीं हो पाएगा, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन का निर्माण भी बाधित होगा, मेलानिन का निर्माण भी बाधित होगा और संयोजी ऊतकों का निर्माण ठीक से नहीं हो पाएगा। अगर ये आपके नाड़ी संबंधी कार्यों में सहायता करता है तो इसकी कमी से नाड़ी संबंधी विकार भी उत्पन्न हो जाएंगे। अगला क्या आ जाता है, अगला आ जाता है आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये क्या होता है,
तो किडनी में होने वाली यह आम समस्या होती है। यूरिन से प्रोटीन अधिक निकलता है, कैसे? मूत्र के द्वारा आपके यूरिन से जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक निकल जाती है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्या आ जाता है, विल्सन रोग क्या होता है? आपसे ऐसे ही किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विल्सन रोग क्या होता है, यह क्या होता है? तो तांबा जो होता है, तांबा शरीर के अंग पर जमा होना, मतलब जब शरीर के अंग पर तांबा जमा होने लगता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विल्सन रोग बोल देते हैं। फिर क्या आ जाता है? फिर आ जाता है मेनकिस सिंड्रोम। मेनकिस सिंड्रोम क्या होता है? तांबे की अधिकता, अगर आपके शरीर में तांबे की अधिकता हो गई है तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो मेनकिस सिंड्रोम हो जाएगा। तो यहाँ से ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसकी प्राप्ति कहाँ से होगी? तो जो आपके कॉपर की प्राप्ति है वो यकृत से होगी, मांस से होगी, वृक्क से होगी, दाल से होगी। और इसका संग्रह कहाँ होगा? इसका संग्रह यकृत में होता है। अवशोषण भी छोटी आंत में होता है, कितना? 3 से 5% होता है। ठीक, तो ये इतना आपको ध्यान रखना है कॉपर के बारे में। अब हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया फ्लोरीन के बारे में और हमने कॉपर के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं, यहाँ पे आ जाता है हमारा जिंक। जिंक को आपको पढ़ना है, जिंक और आयोडीन, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले हम इन दोनों को समाप्त कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं और क्या देखना है। तो अब हम देख रहे हैं जिंक के बारे में। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक शब्द ध्यान रखना है, क्या? हाइपोग्यूसिया। ये हाइपोग्यूसिया क्या होता है? तो स्वाद तीक्ष्णता में कमी, मतलब आपको स्वाद के बारे में पता ही नहीं चलेगा, तो इसे क्या कह देते हैं? अगर किसी को स्वाद का पता नहीं चल रहा है, कोरोना के टाइम पर ये समस्या सबसे ज़्यादा आ रही थी, तो क्या हो जाता है? हाइपोग्यूसिया किस में होता है? हाइपोग्यूसिया का मतलब होता है कि स्वाद तीक्ष्णता में कमी। और ये रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आपको जिंक की कमी से। ठीक, ये पॉइंट तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रख लेना है। अब एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना जिंक होना चाहिए? तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 140 से 230 mg जिंक उपस्थित होता है। इसका अधिकांश भाग मैंने जब भी बताया आपको, जब भी आप पढ़ेंगे कि इसका जो आपके शरीर में कोई भी आपका कोई भी कैल्शियम हो गया और फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आप कुछ भी पढ़ते हैं तो इसकी मात्रा तो आपको ध्यान रखनी ही है कि कितना पाया जाता है आपके शरीर में। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी मात्रा सर्वाधिक या कितना प्रतिशत किस जगह पर पाया जाता है। तो जो आपका 140 से 230 mg जिंक उपस्थित होता है शरीर में, उसका अधिकांश भाग, लगभग कितना? लगभग 80 से 90% जो भाग होता है वो प्रोस्टेट ग्रंथि, त्वचा एवं अस्थियों में उपस्थित होता है। कहाँ पर? प्रोस्टेट ग्रंथि और तो अस्थियों एवं त्वचा में उपस्थित होता है। इसका जो शेष 10 से 20% भाग बचता है वो कहाँ कहाँ उपस्थित होता है? तो वो उपस्थित होता है वृक्क में, पेशियों में, अग्नाशय आदि अंगों में उपस्थित होता है। ठीक, आगे आ जाता है आंखों के आइरिस रेटिना में पाया जाता है। ये जो जिंक होता है यह आंखों के आइरिस और रेटिना पर भी पाया जाता है। 1.4 से 2.3 mg अस्थि, दांत, पक्वाशय के ऊतकों में पाया जाता है। कितना कितना? 1.4 से 2.3 mg आपके अस्थि में, दांत में और पक्वाशय के ऊतकों में पाया जाता है। और इसकी मात्रा होनी कितनी चाहिए? तो 0.7 पर 100 ml ऑफ ब्लड होनी चाहिए। ठीक, आगे हमें क्या देखना है? अब हम देख लेते हैं कि जिंक के कार्य क्या होते हैं। जिंक के कार्य कौन कौन से होते हैं, हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमने सभी के कार्य देखे हैं और इसके कार्य को भी ध्यान रखना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आ जाता है इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है। जो आपका जिंक होता है यह जिंक इंसुलिन के कार्य में इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है। फिर अगला क्या आ जाता है? अस्थियों के सामान्य विकास एवं वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ये जो जिंक होता है यह जो है अल्प मात्रा में, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन अल्प मात्रा में अस्थियों के सामान्य वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है।
जिंक से घाव शीघ्रता से भरते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अगर ये जैसे इसके कार्य हो गए, अगर आपको कार्य याद हैं तो आपकी इसकी कमी से होने वाले रोग याद हो जाएंगे। जैसे जैसे अगर आपको जिंक की कमी हो जाएगी तो इंसुलिन के निर्माण में बाधा उत्पन्न होगी, अस्थियों का सामान्य विकास नहीं हो पाएगा, घाव जल्दी से नहीं भरेंगे, मस्तिष्क में विकार हो जाएगा। तो आपको कार्य ध्यान रखना है। ये थे हमने देखे घाव। घाव शीघ्रता से भरता है और फिर इसका कार्य क्या होता है, मस्तिष्क के सामान्य विकास में सहायक होता है। आगे क्या आ जाता है, एंजाइम्स को क्रियाशील बनाने में भी सहायक होता है। जो जिंक होता है वो क्या होता है, वो विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं उनको क्रियाशील बनाने में भी सहायक होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इसकी कमी हो गई है, इसकी कमी से अस्थियों की बढ़वार रुक जाती है। अगर अस्थियों की बढ़वार रुक जाती है तो मतलब व्यक्ति क्या हो जाता है, बौना हो जाता है। क्या हो जाता है, बौना हो जाता है। तो बौना किसकी कमी से होता है इंसान, तो वो होता है जिंक की कमी से। तो क्या है आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी कमी से अस्थियों की बढ़वार रुक जाती है, जिससे व्यक्ति को क्या हो जाता है, व्यक्ति उससे बौना हो जाता है। अगला आ जाता है मासिक धर्म को नियंत्रित एवं नियमित रखने में भी सहायक होता है। तो इतना पॉइंट आपको जिंक के बारे में ध्यान रखना है। ये सारे होते हैं जिंक के कार्य। अब आगे हम देख लेते हैं जिंक की कमी के प्रभाव। मैंने आपको बताया अगर आपको इसके कार्य पता हैं तो अगर जो जो कार्य इसके हो रहे हैं इसकी कमी से, वो सारे कार्य क्या हो जाएंगे, बाधित हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसकी कमी से मनुष्य का जो है घाव देरी से भरता है, मतलब घाव उसके जल्दी नहीं भरते हैं। आगे क्या आ जाता है कि हाइपोग्यूसिया हो जाता है। हमने देखा था हाइपोग्यूसिया का मतलब क्या होता है कि स्वाद तीक्ष्णता, मतलब उसको पता ही नहीं चलेगा स्वाद क्या है। आप उसको कुछ भी बना के दे दीजिए खाने के लिए, उसको पता ही नहीं चलेगा। अगर अच्छा रहेगा तो भी वो इंसान खा लेगा, अगर अच्छा नहीं होगा तब भी वो खा लेगा। तो जो हाइपोग्यूसिया होता है वो किसकी कमी से होता है, तो वो होता है आपका जिंक की कमी से। अगला आ जाता है सामान्य वृद्धि और विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। त्वचा पर घाव उत्पन्न हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। प्रजनन अंगों का ठीक प्रकार से विकास नहीं हो पाता है। ठीक, अगला क्या आ जाता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है। अगर जो है जस्ते की कमी है, मतलब जिंक की कमी है, तो क्या होगा, तो ये जो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का स्राव कम हो जाता है। इससे प्रजनन क्षमता में भी कमी आ जाती है। इसका जो है क्या होता है, इससे लैंगिक अक्षमता आ जाती है। और क्या होगा, संतान उत्पत्ति में भी जो है आपको बाधा उत्पन्न होगी। आगे क्या आ जाता है, बाल झड़ने लगते हैं। अगर जिंक की कमी हो जाती है तो ये सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब हमने जिंक की कमी तो देख लिया, अब अगर जिंक की अधिकता होती है तो उसके भी कुछ प्रभाव पड़ते हैं। तो अगर आपके शरीर में जिंक की अधिकता है तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो बिल्लियां हैं, बिल्लियों में जिंक अधिकता से अग्नाशय में गांठ बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं फाइब्रोसिस। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि फाइब्रोसिस किसकी अधिकता से होता है, या आपको ये ध्यान रखना है कि फाइब्रोसिस होता क्या है। तो जो बिल्लियां होती हैं, बिल्लियों में जिंक की अधिकता अगर हो जाती है तो उनके अग्नाशय में गांठ बन जाता है। जब गांठ बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फाइब्रोसिस। तो एक पॉइंट आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है। जो आपको बीच बीच में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टर्म मिल जाता है जो आपको ध्यान ही रखना होता है और यहाँ से आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अगला आ जाता है तांबा का अवशोषण व उपयोग बाधित हो जाता है। अगर आपके शरीर में जिंक की अधिकता हो गई है तो क्या होगा, तो यह तांबा का अवशोषण व उपयोग बाधित हो जाता है। अगला क्या आ जाता है, लोहे की कमी हो जाती है। क्या होगा, ये जो है लोहे की कमी हो जाती है। शारीरिक विकास में कमी आ जाती है, प्रजनन क्षमता में भी कमी आ जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जिंक के बारे में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो जिंक होता है इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, आपको मिलेगा कहाँ से ये जिंक। तो जिंक आपको मछली, कौन सी मछली, ओएस्टर और हेरिंग्स नामक मछली में यह मिलता है। जई का आटा
दाल, गेहूं की भूसी, सूखे मेवे, इन सब से क्या प्राप्त होगा? तो इन सब से प्राप्त होता है आपको जिंक। इसका अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका अवशोषण आपको ध्यान रखना है या छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के पक्वाशय एवं इलियम में इसका अवशोषण होता है और कितना? 5 से 10%। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा जिंक होता है उसका अवशोषण कितना होता है और कहाँ होता है। तो उसका अवशोषण 5 से 10% होता है और कहाँ पर? छोटी आंत के इलियम व पक्वाशय में होता है। आगे आ जाता है आपका विसर्जन। विसर्जन इसका 90% मल के द्वारा होता है और 10% इसका मूत्र के द्वारा होता है। ठीक, तो ये था हमारा कंप्लीट जिंक के बारे में। हमें जो जो पॉइंट ध्यान रखने थे हमने सब यहाँ पर नोट कर लिए हैं, तो आपको इसे नोट डाउन कर लेना है। अगर नोट डाउन नहीं करते हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है। और क्या बात है, आजकल आप लोग को वीडियो पसंद नहीं आ रही या आप लोग को वीडियो की ज़रूरत नहीं है? आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा मैं थ्योरी की क्लास बंद कर दूं, सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस सेट ही लेके आऊं, या मुझे दोनों कंटिन्यू करना है। कल हमारी छुट्टी थी इसलिए हमारे जो है प्रैक्टिस सेट नहीं हो पाई थी, लेकिन हम उसको बीच में ही कवर करने की कोशिश करेंगे अगर हो सकेगी। अभी थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, नहीं तो मैं आपके लिए 2 क्लास ज़रूर लेके आऊँगी। हफ्ते में प्रैक्टिस की 2 क्लास आपकी हो जाया करेगी, वो भी 100-100 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। तो इससे जो है आपका जो 20 से 25 दिन बचा है पीजीटी टीजीटी के लिए, बिहार वालों के लिए, तो वो आपके प्रैक्टिस में कवर होता जाएगा। क्योंकि आपके लिए कोई सिलेबस तो है नहीं, उन्होंने कोई ऑफिशियल सिलेबस दिया नहीं है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? आप जो PYQ हैं किसी भी स्टेट के, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं जो है यूथ का एक तरफ से आपका जिस कहीं भी किसी भी स्टेट का जो टीजीटी पीजीटी करवाया गया है वो सारे क्वेश्चन आपके लिए एक टॉपिक वाइज लेके आ रही हूँ। पिछली क्लास में हमने किया था, कहाँ से किया था याद नहीं आ रहा मुझे, हमने शायद उठाया था कहाँ से, शायद हमने CDP ही उठाया था या नहीं उठाया था। तो इस बार मैंने कल के लिए आपके 100 क्वेश्चन बनाया था CDP का, लेकिन कल दिवाली की वजह से छुट्टी हो गई थी और वो क्लास नहीं हो पाई थी, तो उस क्लास को हम कंटिन्यू कर लेंगे, किसी बीच में ही किसी दिन कर लेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे आ जाता है आपका आयोडीन। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ध्यान रखना, काफ़ी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखनी है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। तो चलिए देखते हैं आयोडीन के बारे में। महत्व की दृष्टि से शरीर में इसका बहुत ही उच्च स्थान है। आपको पता है जो हमारे मिनरल्स हैं इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत ही अल्प मात्रा में होती है, लेकिन यह हमारे लिए अति आवश्यक होते हैं। तो महत्व की दृष्टि से इसकी जो है बहुत ही उच्च स्थान होता है। शरीर में लगभग 22 मिलीग्राम आयोडीन होता है, इसमें से 15 मिलीग्राम केवल थायराइड ग्रंथि में होता है। तो आपके शरीर में कितना मिलीग्राम आयोडीन होता है? तो वो होता है 22 मिलीग्राम, और इसमें से भी 15 जो आपका मिलीग्राम आयोडीन होता है वो केवल थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं आयोडीन के कार्य के बारे में कि आयोडीन के क्या कार्य होते हैं। पहला कार्य आ जाता है आयोडीन का शारीरिक वृद्धि एवं विकास में। जो आयोडीन होता है, आयोडीन बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक खनिज लवण होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो बालकों का शारीरिक और मानसिक वृद्धि और विकास रुक जाता है। तो ये शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कौन? आपके आयोडीन। अगला आ जाता है आधारीय चयापचय की दर को नियमित एवं नियंत्रित करने में आयोडीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो आयोडीन होता है यह आधारीय चयापचय की दर को नियमित और नियंत्रित करता है। अगला आ जाता है धात्री माता के दूध निर्माण में सहायक होता है। आपका जो आयोडीन होता है यह धात्री माताओं के दूध के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला आ जाता है कि गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन को नियमित एवं नियंत्रित करता है। ये कुछ नहीं है आपका, तो क्या है कि गर्भाशय के मांसपेशियों को संकुचित और नियमित नियंत्रित करने का कार्य करता है। कौन? ये आपका आयोडीन। आगे क्या इसका कार्य आ जाता है?
आगे कार्य आ जाता है कि शरीर के ताप नियंत्रण में सहायता प्रदान करना। इसका कार्य होता है कि शरीर के ताप नियंत्रण में सहायता प्रदान करना। बच्चों के मानसिक विकास में भी सहायता करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो मानसिक कमजोरी हो जाती है, मस्तिष्क क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये जो आयोडीन होता है यह क्या क्या कार्य करता है, तो आपके जितने भी मिनरल्स होते हैं वो लगभग सारे जो होते हैं आपके शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। तो ये भी क्या करता है, और नाड़ी संबंधी संस्थाओं में भी भाग लेते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या क्या हो जाता है, तो एक तो हो जाता है शारीरिक वृद्धि और विकास करना, आहारीय चयापचय को नियमित और नियंत्रित करना, धात्री माताओं में दूध के निर्माण में भी सहायता करना, गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन को भी नियमित और नियंत्रित करना, शरीर के ताप को नियंत्रण करना, मस्तिष्क को जो है कमजोर होने से बचाता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी यह नियंत्रित करता है। ये जो आपका आयोडीन होता है, ये इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। ये आपको बचपन से ही पता होगा। लेकिन ये जो घेंघा होता है यह एक एंडेमिक बीमारी होती है, ठीक। तो यह कहाँ पे पाया जाता है, यह जो है पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। अब ये एंडेमिक और एपिडेमिक और पैंडेमिक क्या होता है, एक बार हम इसके बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो एंडेमिक का मतलब क्या होता है, जो एंडेमिक डिजीज होते हैं इसका क्या मतलब होता है कि जब किसी क्षेत्र विशेष में रोग होता है और इसका फैलाव बहुत कम होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं। तो जो ये हमारा घेंघा नामक रोग होता है ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम कह देते हैं एंडेमिक रोग। अगला आ जाता है आपका एपिडेमिक रोग, मतलब कि डिजीज। तो ये क्या होता है, यह अचानक से अधिक क्षेत्रों में फैलने वाला रोग होता है। फिर आ जाता है आपका पेंडेमिक डिजीज। यह क्या होता है, यह कई देशों में फैलने वाला रोग होता है। जैसे ये जो है आपका जो कोरोना हुआ था यह बहुत ही तेजी से फैला था और कई देशों में फैला था, ठीक। इसकी कमी के प्रभाव, जो घेंघा रोग जो ये आपका आयोडीन होता है, अगर इसकी कमी हो गई है तो आपके शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि क्या हो जाता है, सबसे पहले हो जाता है घेंघा नामक रोग हो जाता है। ये आपने एक शब्द तो बहुत बचपन से ही सुना होगा कि आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। लेकिन क्या हमें सिर्फ यही एक बीमारी याद रखनी है, नहीं, क्योंकि हमारा जो लेवल है वो ऊंचा हो चुका है तो हमें क्वेश्चन भी हाई लेवल के ही पूछे जाएंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो जो हम नॉर्मल देखते आए हैं, आज तक पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, वो जान लेते हैं। ये जो घेंघा होता है ये आयोडीन की कमी से गर्भवती स्त्रियों को घेंघा नामक रोग हो जाता है, क्योंकि गर्भकाल में आयोडीन की मांग बढ़ जाती है। और यह रोग सबसे अधिक कब कब होता है, तो यह रोग सर्वाधिक जो है गर्भावस्था में ही होता है। तो आपने घेंघा रोग के बारे में हमेशा से जाना है, पढ़ा है, सुना है, समझा है। अब हम देखते हैं जो हमें दो नए रोग मिल रहे हैं। एक तो आपका हो जाता है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म कौन सा रोग होता है, तो यह जो होता है ये भी जो है आयोडीन की कमी से होता है, लेकिन यह रोग जो होता है यह बच्चों में होता है। और जो हमने अभी घेंघा नामक रोग देखा यह किस में होता है, यह जो है गर्भवती स्त्रियों में होता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान जो है आयोडीन की मांग बढ़ जाती है और अगर इसकी कमी हो जाती है, यह रोग क्या होता है, जब अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो यह रोग हो जाता है कौन सा, घेंघा। और जो क्रिटिनिज्म नामक रोग है यह बच्चों को होता है। जिन बच्चों के जिनकी माँ के भोजन में आयोडीन की कमी होती है या जिनकी माता को घेंघा रोग होता है तो उन बच्चों को हो जाता है क्रिटिनिज्म। जिन बच्चों को यह रोग होता है, मतलब जिन बच्चों को क्रिटिनिज्म रोग होता है वो बच्चे क्या होते हैं, वो बच्चे बौने होते हैं और उनका मानसिक और शारीरिक विकास भी रुक जाता है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से उनका विकास नहीं हो पाता है। शारीरिक रूप से विकास ना हो पाने का मतलब क्या है कि वो बौने हो जाते हैं और बौने होने के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी नहीं हो पाता है। आगे हम देख लेते हैं, एक बीमारी हमें और सुनने को मिल जाती है, क्या होता है, तो जब आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो एक रोग और हो जाता है जिसे कहते हैं माइसोडीमा।
माइसोडीमा किसको होता है? तो यह वयस्कों में होने वाला रोग है। जो घींघा होता है वह गर्भवती स्त्रियों को होता है और जो क्रिटिनिज्म होता है वो बच्चों में होता है। लेकिन जो माइसोडीमा है यह जो है वयस्कों को होता है, जिनके आहार में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं मिलता है। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि जो है आपको ध्यान रखना है, जो कि हम पढ़ रहे हैं जब आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये तो पता होगा कि जो है घेंघा हो या क्रिटिनिज्म हो या फिर माइसोडीमा हो, इन सब में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा ना मिलने से ही ये रोग होते हैं। फिर इससे क्या होता है? इससे बाल झड़ने लगते हैं, हृदय गति मंद हो जाती है, थकान शीघ्र महसूस होने लगती है। ये सारे जो है लक्षण आपके होते हैं माइसोडीमा के। तो हमें आयोडीन की कमी से कौन कौन से रोग याद रखने हैं? तो आयोडीन की कमी से आपको 3 रोग याद रखने हैं। एक तो हो जाता है घेंघा, जो कि आपको बचपन से ही याद है, और दूसरा हो जाता है क्रिटिनिज्म, और तीसरा हो जाता है माइसोडीमा। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला आ जाता है कि इसकी प्राप्ति कहाँ से होगी। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो गई है तो हम इसकी पूर्ति कहाँ से कर सकते हैं? तो आपको पता है कि जो आयोडीन होता है वो समुद्री खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। आपके जितने भी सी फूड होते हैं सब में आपको आयोडीन मिलता है। अगला आ जाता है इसका उत्सर्जन कैसे होगा। तो इसका उत्सर्जन जो होता है वो मल व पसीने के द्वारा होता है। और संग्रह कहाँ पर होता है? तो जो आयोडीन होता है इसका संग्रह थायराइड ग्रंथि में होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने अभी तक जो भी संग्रह देखा है या तो हमने उसे यकृत में ही देखा, या छोटी आंत में देखा है। तो लेकिन इसका संग्रह कहाँ पे होता है? तो इसका संग्रह होता है आपके थायराइड ग्रंथि में होता है। आगे आ जाता है, अब हम ये हमारा लास्ट पेज है और ये हमारी लास्ट मिनरल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगला हमारा आ जाता है क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है, बस आपको पता ही होगा, आपको कमेंट करके बताना है कि जब हमने पढ़ा था सोडियम के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे सोडियम के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे NaCl की चर्चा की थी। तो आप बताएंगे कमेंट करके मुझे कि जो हमारा NaCl होता है, मतलब सोडियम क्लोराइड होता है, उसमें उस सोडियम में जो है आपको सोडियम की मात्रा कितनी पाई जाती है। जो आपका NaCl होता है उसमें Na की मात्रा कितनी पाई जाती है। ठीक, तो यहाँ पे क्लोरीन के बारे में क्या ध्यान रखना है? तो सोडियम क्लोराइड के रूप में यह कोशिका के बाह्य द्रव्यों में उपस्थित होता है। तो कोशिका के बाह्य द्रव्यों में किस रूप में उपस्थित होता है? तो वहाँ पर होता है सोडियम क्लोराइड के रूप में, और पोटेशियम क्लोराइड के रूप में यह कोशिका के अंतः द्रव्यों में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? 2 पॉइंट, सिर्फ 2 पॉइंट। क्या कि बाह्य द्रव्यों में किस रूप में होता है? तो सोडियम क्लोराइड के रूप में होता है, और अंतः द्रव्यों में पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। और क्या इसी ध्यान रखना है हमें इसके बारे में। इसके कार्यों को भी देख लेते हैं। तो जो आपका क्लोरीन होता है इसका कार्य क्या होता है? शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा का संतुलन करना हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी यह सहायता करता है। जो आपका क्लोरीन होगा, आपने हाइड्रोक्लोरिक HCl के निर्माण में भी यह सहायता करता है। अगला आ जाता है शारीरिक वृद्धि में भी सहायक होता है, जल संतुलन में सहायक होता है, और पाचक रसों की क्रियाशील बनाने में भी सहायक होता है। तो ये जो हमारा क्लोरीन होता है, यह आपने देखा कि हर आपका मिनरल जो होता है वो आपके शारीरिक वृद्धि और विकास में तो सहायक होता ही होता है। तो क्लोरीन कहाँ से पीछे रह जाता? तो इसने कहा हम भी सहायता करेंगे। तो क्लोरीन का क्या आ गया कार्य? शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा का संतुलन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में सहायता, शरीर की वृद्धि में सहायता, जल के संतुलन में सहायता, पाचन रसों की क्रियाशीलता में भी सहायता करता है। कौन? आपका क्लोरीन। आगे आ जाता है, अगर कमी हो गई है, इसकी कमी से एल्केलोसिस नामक रोग हो जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर शरीर में क्लोरीन की कमी हो गई है, अगर शरीर में क्लोरीन की कमी है तो एल्केलोसिस नामक रोग हो जाता है। और आपको क्लोरीन प्राप्त कहाँ से होता है? तो ये आपको प्राणिज जगत से प्राप्त होता है। और इसका अवशोषण कहाँ पर होता है? तो इसका अवशोषण होगा छोटी आंत में। विसर्जन कहाँ पर होगा? तो पसीने के द्वारा और मूत्र के द्वारा इसका विसर्जन होता है। इसका क्लोरीन का। आगे आ जाता है, यहाँ पे एक छोटा सा नोट्स है जिसे आपको ध्यान रखना है। छोटे से नोट में हमने क्या लिखा है?
तो क्लोरीन सोडियम के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था जब हमने सोडियम के बारे में पढ़ा था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम की मात्रा कितनी होती है। ठीक, तो ये आज हमारे पूरे मिनरल समाप्त हो गए हैं। कल से हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे कोई और। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।